आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कुड भाषा में मेल्ट का कोड 3520 से, टाइम का कोड 0935 से, तो बेक का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर मेल्ट का कोड 3520 कैसे है, उसी प्रकार टाइम का कोड यहाँ पर 0935 कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर बेक का कोड बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है जब भी लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है, जब भी हमें लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्याओं में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मेल्ट में क्या दिया है, एम दिया है, ई दिया है, एल दिया है, टी दिया है, तो इनको क्या करेंगे संख्या में बदलेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एम दिया है तो एम हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो एम हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर हमारे पास ई दिया है, ई ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 5 नंबर पे आता है। फिर हम यहाँ पर एल दिया है, एल ABCD में कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। फिर हम यहाँ पर टी दिया और टी ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 13 5 12 20 से, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 35 20, यानी कि संख्या हमारे पास क्या है यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन इन संख्या को देखेंगे और इन संख्या को देखेंगे तो संख्या लगभग हमें यहाँ पर सेम दिखाई दे रही। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, तो आपको पता होगा हम यहाँ पर इका अंक वाला या प्लस वाला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही लिखा है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे इका अंक वाला लगाएंगे। तो 13 का इका अंक कितना होता है, 3 होता है, और 5 का इका अंक तो आपको पता है 5 ही होगा, 5 ही कैसे होगा, तो यहाँ पर 05 लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए। और 12 का इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा, और 20 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास 35 20 यहाँ पर निकला है यही वाला यहाँ पर भी लिखा है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम टाइम का भी पता करते हैं, तो टाइम को भी क्या करेंगे, इनका भी हम यहाँ पर संख्या में बदलेंगे। तो टी यहाँ पर दिया है, टी ABCD में कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। फिर यहाँ पर आई दिया है, आई ABCD में कितने 9 नंबर पे, तो 09 लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे 09 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर टी हमारा 20 नंबर पे आता है। फिर आई दिया है तो आई को क्या करेंगे, यहाँ पर 9 नंबर पे आता है, 09 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया एम, एम ABCD में कितने नंबर पे, तो अभी बताया था 13 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ए ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। अब जैसे हमने यहाँ पर इनको क्या किया इकाई अंक लिखा, वैसा कि वैसा इनका भी इकाई अंक लिखेंगे। तो 20 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 का इकाई अंक 9 ही रहेगा, और 13 का इकाई अंक कितना रहेगा, 3, और 5 का तो आपको पता है 5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 9 3 5 यानी कि 0935 भी आया है, और यहाँ पर 0935 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमने यहाँ पर दोनों संख्या का एक ही तरीके से पता कर लिया है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, बेक का बता देंगे। तो बेक का बताने के लिए भी सबसे पहले इनको संख्या में बदलेंगे। तो यहाँ पर बी कितने नंबर पे आता है ABCD में, 2 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, और यहाँ पर के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। अब इनका इकाई अंक तो आपको पता है, 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 ही होगा, और 3 का क्या होगा, तो 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 31 ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो 21 31 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ पर बस लॉजिक का पता करना था कि पैटर्न क्या है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार से इन दोनों संख्याओं का आपस में जो संबंध है बटे वाली, सेम तरीके से हमें यहाँ पर बताना। ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर भी बटे वाली ही संख्या होगी। अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, और यहाँ पर हमारे पास बटे में संख्या है, तो आपको कैसे सोल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बटे में संख्या तो जरूरी नहीं कि आपको इन दोनों को ही देखना है। आपको पता है कि यहाँ पर एनालॉजी में ये हमारे पास समानुपात है, तो हम इन दोनों का संबंध देखते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इस संख्या से इस संख्या का पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस 3 से इस 29 को देखेंगे, और ऊपर वाला इस 2 से इस 19 को देख लेंगे, ऊपर वाली को देख लेंगे, नीचे वाली को देख लेंगे, बाकी फिर सेम तरीके से इधर भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 29 से, यहाँ पर देखिए अगर 3 से 29 को देखते तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 29 मिलेगा, तो बड़ी संख्या है, वर्ग करेंगे तो 9 होगा, घन करेंगे तो 27 हो जाएगा। हाँ, घन करके जा सकते हैं, जैसे 3 का घन प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 29 हो जाएंगे, लेकिन ऊपर 2 का घन करेंगे और 2 प्लस करेंगे तो 19 नहीं आएगा। तो इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का गुणा किसके साथ करेंगे कि 29 हो जाएगा, तो आपको हो गए 3 का गुणा अगर हम यहाँ पर 10 के साथ करते हैं और -1 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 29। सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करते हैं, 2 का गुणा भी 10 के साथ कर देते हैं और यहाँ पर भी -1 करेंगे तो 19 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर 8 और 7 का इनका भी बता देते हैं। तो नीचे से संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका भी 10 गुना करेंगे। तो यहाँ पर 10 गुना कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 70 होगा, 70 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। कितने 69। अब ऊपर वाली संख्या का भी
सेम लॉजिक जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी 10 गुना करेंगे। तो 8 का 10 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको होगा 8 का 10 गुना 80 होगा। 80 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 79। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 79/69। ये ऑप्शन में देखिए 79/69 कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर भी लॉजिक ही पता करना था, क्योंकि नंबर एनालॉजी में आपको पता है लॉजिक सेम लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, विकल्पों में दिए 4 पासों में से कौन सा एक पासा 100 हो सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 पासे दिए हैं, इन पासों को मतलब इन पासे के समान कौन सा पासा हो सकता है, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप गलत कर देते हो। यहाँ पर देखिए, क्योंकि नॉर्मल से प्रश्न तो सब पढ़ते हैं, जैसे मैंने पूछा कि यहाँ पर इनका विपरीत बताइए, तो आप आसानी से बता दोगे 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे, कितने भी पास है। लेकिन उसी के समान पासा बताना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पासा क्या दिया है, 4 पासे दिए। ये पासे इनके समान होना चाहिए कि इसके जैसा बन सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में विपरीत देखेंगे। तो इन दोनों में विपरीत क्या है, तो आपको पता है विपरीत देखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो कॉमन से तो देखने पर हमें यहाँ पर 1 3 क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉमन से तो हमारे पास यहाँ पर डबल है। अब आपको पता है जब डबल कॉमन सतह होती है तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 का 4, 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 2 का विपरीत यहाँ पर हमारे पास क्या निकला है, 4 निकला है। बाकी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है, 1 है। ये तो आपस में क्या है, ये विपरीत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल कॉमन है। इनका विपरीत क्या हो सकता है, या तो 5 या 6 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनका भी निकाल ही देता हूँ। जैसे 1 का विपरीत आपको पूछ ले और यहाँ पर आपको 3 का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 1 का विपरीत क्या होगा, तो या तो नहीं दिखाई दे रहा वो 5, या फिर क्या हो जाएगा 6। सेम इसका भी वही होगा, या तो 5 या फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका विपरीत होगा, इनका पूछेंगे तो 1 या 3 का। अब हमें यहाँ पर पासे को देखना है। तो पासे को ऑप्शन में देखिए क्या है, जैसे पहले पासे को देखेंगे तो 5 का विपरीत 1 या 3 होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, दूसरे को देखेंगे तो 5 का विपरीत क्या होगा, 3 भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको बता रखा कि विपरीत कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते। ठीक है, और एक साथ छिपते भी नहीं है, एक साथ छिपते भी नहीं और एक साथ दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ये तो हमें संभावना में यहाँ पर विपरीत दिख रहे हैं। जैसे इनको देखेंगे तो ये संभावना में विपरीत दिख रहे हैं, तो विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीनों ओर से संभावना में विपरीत दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों ओर से संभावना में विपरीत दिख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 2 का विपरीत क्या है, 4 नहीं दिख रहा है। अब 5 का विपरीत ये आपस में हो सकते हैं क्या, तो इनका थोड़ा कम संभावना है। उसके बाद अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 और 4 विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे थे, क्या ये हो सकता, नहीं, क्योंकि ये तो आपस में विपरीत है और विपरीत एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे 2 का विपरीत 4 है, 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ठीक है। अब 5 का विपरीत मैंने क्या बताया था, 5 का विपरीत या तो 1 होगा या 3 होगा, तो ये ठीक है, ये हो सकता है। 6 का विपरीत भी 3 में से 1 होगा। ठीक है, इनका विपरीत क्या हो सकता है, तो 1 या 3 क्या हो सकता है, 1 या 3, 1 या 3 हो सकता है। ठीक है, तो वो दोनों की दोनों नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये कि ये पासा इसके समान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इनका विपरीत पता करके पता करना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितनी क्षैतिज रेखा है। यहाँ पर हमें इस आकृति में ये कह रहा है कि कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई वर्ग नहीं गिनना है, ना आयत गिनना है, ना हमें यहाँ पर सीधी रेखा गिनना, हमें यहाँ पर सिर्फ क्षैतिज रेखा बताना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्षैतिज रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा कौन सी है, आपको पता होगा। जैसे मैं अगर एक ये वाली रेखा खींचूं, ये वाली रेखा कौन सी है, और ये वाली रेखा कौन सी है, और ये वाली रेखा कौन सी है, तीनों रेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इस रेखा को क्या कहते हैं, ये तिर्यक रेखा कहते हैं। और इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तीनों रेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये हमारी तिर्यक रेखा और ये हमारी क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये 3 रेखाएं। तो हमें यहाँ पर क्षैतिज रेखा पूछा, इसका मतलब ये वाली रेखा कितनी, ये हमें ऑप्शन मतलब बताना इस आकृति में। तो ये वाली रेखा को बताना, तो यहाँ पर बताइए। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो सबसे पहले ऊपर से गिनेंगे तो 1 ये वाली है, फिर ये हमारी दूसरी है 2, फिर ये हमारी यहाँ से तीसरी बनेगी तो ये 3 हो जाएगी, ये हमारी चौथी बन रही तो 4 हो जाएगी, ये हमारी 5वीं है, ये हमारी 6ठी है, ये हमारी 7वीं है और ये हमारी 8वीं है। तो इस आकृति में क्षैतिज रेखा कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों रेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये आप याद रखना है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये तिर्यक रेखा और ये क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसमें से कोई सी भी पूछ सकता है। अगर सीधी रेखा पूछे तो सीधी रेखा तो आपको पता है, ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, इन दोनों को हम सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये इन तीनों को हम यहाँ पर सीधी रेखा कहते हैं। ये सभी की सभी सीधी रेखा है। तो इनकी अलग बात है, अगर सीधी रेखा पूछे तो तीनों को गिनना है।
अगर आपको प्रश्न में पूछे कि न्यूनतम सीधी रेखा कितनी है तो आपको तीनों को गिनना है। वो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि न्यूनतम सीधी रेखा कैसे गिनना। सीधी रेखा का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से ये पूरी तरह से ये सीधी रेखा, ठीक है। तो सीधी रेखा में आपको यहाँ पर सभी को गिनना है और आपको कोई एक रेखा पूछे तो ऐसे गिनना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी आएगी, यानी इस श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी आएगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और आपको पता है जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, या किसी का वर्ग लिखा है, घन लिखा है, तो ऐसी संख्या हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर ही करेंगे। आप अंतर कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। जैसे यहाँ पर पहला तो हम गुणा करके भी जाग सकते हैं। कैसे गुणा करके, तो यहाँ पर देखिए 15 से क्या करेंगे, 26 को देखेंगे तो 15 से 26 यानी कि 15 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो 15 का 2 गुना करने पर कितना होगा 30, और 30 में से -4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे 26 से क्या करते हैं 48 को देखते हैं, तो 26 का भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 दूना 52, और 52 में से 4 माइनस करेंगे तो 48 हो जाएंगे, यहाँ तक ठीक है। फिर इसका भी आगे क्या करेंगे, इससे भी आगे का ये 81 पता करने के लिए जैसे 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 गुना ही करेंगे। तो 48 का 2 गुना कितना होता है, तो 96 होता है, और 96 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 92 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 81 दिया है, इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक नहीं लगेगी, तो दूसरी लॉजिक लगाते हैं। अब दूसरी लॉजिक क्या, अंतर देखेंगे। अंतर जैसे यहाँ पर 15 से यहाँ पर क्या करेंगे 26 को देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर +11 किया है, कितना +11। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 26 से 48 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो 26 से 48, इसमें दो मतलब यहाँ पर 22 प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ पर 48 से 81 को देखेंगे तो यहाँ पर 8 से यहाँ पर 1 मतलब, उसके बाद यहाँ पर भी 33 प्लस दिख रहा है, 41 मतलब यहाँ पर 48 से 81 मतलब 33 प्लस दिखाई दे रहा है, कितना 33। फिर यहाँ पर 81 से 125 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम 44 को जोड़ देंगे पैटर्न के हिसाब से 125 ही हो रहा है, यहाँ पर 44 प्लस हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर 11, 22, 33, 44 मतलब 11 का जो टेबल है वो यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो अगली संख्या बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 55 प्लस करना होगा। तो हम यहाँ पर 55 प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पर 125 में हम 55 को प्लस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 5 5 10 की शून्य हो जाएगी, उसके बाद 5 5 10 की शून्य, फिर 5 और 2 7 1 8 हो जाएगा, उसके बाद 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगली संख्या 55 प्लस करने पर हमारे पास क्या आया है 180 आया। क्या ऑप्शन में 180 दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो बस हमें यहाँ पर सही पैटर्न का पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। मतलब आपको यहाँ पर जो वेन आरेख दिया है, जो आरेख दिया है, ये आरेख किन शब्दों से बन रहा है ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि वेन आरेख की 3 टाइप है। एक तो आपको यहाँ पर शब्द मिलेंगे और शब्दों का एन आरेख, वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना होता है। आपको 4 डायग्राम दिए जाते हैं, एक आपको डायग्राम दिया है और वो डायग्राम किसका है ये बताना है, और तीसरा आपको यहाँ पर आकृति का अध्ययन करके कितने अध्यक्ष यहाँ ये वो इस टाइप का आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर ऑप्शन से वेन डायग्राम बनाना होगा। कैसे देखिए, जैसे ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास परिवार दिया है और पति दिया और पत्नी दिया है। क्या इनका डायग्राम बना के देख लेते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पर जैसे परिवार है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है तो परिवार। अब परिवार का डायग्राम इनका कैसा बनेगा, तो परिवार के अंदर क्या आ जाएगा, तो परिवार के अंदर पति पत्नी आ जाएंगे, और पति पत्नी कैसे हैं, तो पति पत्नी दोनों की दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर ये पति का डायग्राम इसके अंदर लेकिन अलग बनेगा, उसके बाद यहाँ पर पत्नी का डायग्राम भी अलग बन जाएगा, पति और पत्नी दोनों की दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका डायग्राम ऐसा बनेगा और इनका डायग्राम ऐसा बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके जैसा मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ही हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको तीनों का भी बना के बता देता हूँ। अब इन बाकी का कैसा बनेगा, तो यहाँ पर हमें मोर दिया है, यहाँ पर हमें मोर दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं मोर का डायग्राम बनाते हैं। यह हमने मोर का डायग्राम बनाया, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ये मोर का बनाया। उसके बाद अब मोर के बाद यहाँ पर कौवे दिया, तो मोर और कौवे का आपस में कोई संबंध नहीं है, आपको पता होगा मोर और कौवे का आपस में संबंध नहीं है, तो यहाँ पर कौवे का डायग्राम भी इससे अलग बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मुर्गे दिया, मुर्गे का भी कौवे और मोर से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर मुर्गे का भी डायग्राम अलग बन जाएगा। तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी का ऐसा बनेगा, कैसा ऐसा बनेगा, और ऑप्शन नंबर ए का ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर क्या करते हैं सी का देखते हैं। यहाँ पर गाय दिया है, तो गाय का डायग्राम कैसा बनेगा, तो गाय का डायग्राम को पता है, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। अब दूसरे शब्द का बनाएंगे। दूसरा में यहाँ पर दिया चित्र, गाय और चित्र का आपस में कोई संबंध है, तो चित्र एक अपने आप में क्या है चित्र ही है, ठीक है, चित्र एक अलग ही है, तो यहाँ पर इसका भी डायग्राम ऐसा बनेगा। शेर भी अपने आप में अलग है, तो शेर का भी ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चित्र शेर का भी हो सकता है और गाय का भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम कुछ वाला भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनका डायग्राम ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया, बिल्लियाँ दिया है, बिल्लियाँ कुत्ते मेंढक, ये भी तीनों की
की तीनों अलग है, स्पष्ट रूप से हमें तीनों की तीनों अलग दिख रहे हैं, तो इनका डायग्राम भी कैसा बनेगा, इनसे सभी का अलग अलग बन जाएगा। लेकिन ये जो डायग्राम हमारा यहाँ पर दिया है वो किससे मैच हो रहा है, तो इससे मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सभी के डायग्राम भी पता होना चाहिए था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए भागित बी का अर्थ है ए बी की माता है। यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो निम्न में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि यहाँ पर एक्स जेड का पिता है। मतलब यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन में से बताना है कि यहाँ पर कौन सा व्यंजक जो है यहाँ पर एक्स जेड का पिता ये निरूपित करता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक तो पहले हमें इन चीज़ों का पता करना है, उसके बाद फिर हमें यहाँ से पता करना। तो हम सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एक्स जेड का पिता होना चाहिए। जो एक्स है जो जेड का पिता होना चाहिए, किसका पिता होना चाहिए, जेड का पिता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, ये हमें संबंध पता मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम व्यंजन का ऑप्शन से उठा कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अर्थ क्या है, तो आपको पता है यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इसी से हम पता कर सकते हैं कि एक्स जेड का भाई है। यहाँ पर एक्स जेड का पिता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स जेड का भाई है, तो ये तो होगा ही नहीं है। तो इसको पहले ही हटा दो ना, क्यों हमें यहाँ पर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक्स देखिए माइनस का अर्थ क्या है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर एक्स जेड का भाई हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि एक्स जेड का पिता होना चाहिए, तो यहाँ पर पिता कहीं से कहीं नहीं होगा, ये तो भाई भाई में आ रहा है, इसीलिए ये हम गलत लेके हटा देंगे। दूसरे को देखेंगे वाई और यहाँ पर गुणे, इसका संबंध देखेंगे तो इनमें क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर गुणे का अर्थ, तो यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y जो है, यहाँ पर जो y है, ठीक है, यहाँ पर मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पर जो y है ये z का पिता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, z का पिता हो जाएगा। उसके बाद z और यहाँ पर माइनस का अर्थ है, तो यहाँ पर भी माइनस का अर्थ क्या है कि a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर z x का भाई हो जाएगा, z x का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x z का पिता नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा गलत है। ठीक है, ये वाला भी हमारे पास गलत है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी को देखते हैं, सी में क्या दिया, एक्स, यहाँ पर क्या दिया एक्स और वाई, इनमें गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ कह रहा है कि एक्स गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई का पिता हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स जो है वाई का पिता हो जाएगा, तो वाई नीचे आ जाएगा, और एक्स वाई का पिता तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। और यहाँ पर इनका अर्थ क्या है, वाई और जेड का, तो माइनस का अर्थ है कि देखिए ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर वाई जेड का भाई हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, जेड का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर y z का भाई है। अब y का पिता कौन है, x है, तो यहाँ पर z का भी पिता x ही होगा। तो ये हमें मिल रहा है कि यहाँ पर जो है x z का पिता होना चाहिए, हमें कहा है, तो x यहाँ पर z का पिता अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है, अभी यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर अब सी वाला व्यंजक यहाँ पर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसा भी चेक करना पड़ सकता है, इसमें थोड़ा सा समय भी लगता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है, इसमें हमारे पास कुछ रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर हम किन लेटरों को भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी आसान है। कैसे आसान है, आपको पता है कि जब भी आपको ऐसी श्रृंखला में लेटर वाले को गिनना है, मतलब लेटर वाले को भरना है, तो क्या करना, आपको सभी को गिन लेना है रिक्त स्थान सहित, फिर क्या करना, खंड बना लेना है। और संख्या दी जाती है तो संख्या को दो तरीके से सोल्व करना है, एक तो हम खंड बना के कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, उनका वर्ग घन का कोई पैटर्न है या नहीं है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खंड बनाएंगे सभी को गिन के। तो गिन लीजिए, यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास टोटल 15 है। और 15 के खंड हम कितने प्रकार के बना सकते हैं, तो यहाँ पर 15 को हम 3 से काट सकते हैं और 5 से काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिनिमम क्या करेंगे, 3 से खंड बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 से खंड बनाइए, यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से खंड बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा। ये हमने 3 3 में इसको तोड़ लिया है। अब 3 3 में तोड़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम लेटर को भरते हैं। अब कैसे लेटर को भरते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, फिर यहाँ पर क्या है सी सी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सी सी है, यहाँ पर बी बी सी, यहाँ पर खंड कैसा बन सकता है, तो ए बी सी सी भी यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, हम 4 4 में भी बना सकते हैं। अगर हम 4 4 में तोड़ते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिए हमने तोड़ दिया 4 4 में। ठीक है, हमने 4 4 में तोड़ा तो डबल सी हमें मिल रहा है। कैसे, देखिए ए बी सी सी, यहाँ पर सी को भर देंगे तो ए बी सी सी,
और यहाँ पर बी को भर देते हैं, ठीक है। वैसे 3 में भी बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर अगर बी को भर दूँ तो ए बी सी सी, यहाँ पर सी को भर दूंगा तो ए बी सी सी, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी को भरूँ तो यहाँ पर भी ए बी सी सी बन रहा। तो यहाँ से भी हमारे पास जोड़े बन रहे हैं, देखिए ए बी सी सी सेम बनना चाहिए, ए बी सी सी, यहाँ पर ए बी सी सी, यहाँ पर ए बी सी सी, यहाँ पर ए बी सी सी, तो सभी के सभी सेम बने हैं। तो जो हमने लेटर को भरा इनको हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सी को भरा, फिर हमने यहाँ पर बी को भरा, फिर हमने यहाँ पर सी को भरा, फिर हमने ए को भरा और लास्ट में हमने सी को भरा। क्या ये ऑप्शन में दिया है? तो सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका मतलब ये है कि ये मैच हुआ है, तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 पैटर्न दिए, इन 3 पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो विलुप्त संख्या वाले प्रश्न भी थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर लॉजिक सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कैसे सोल्व करना ये तो मैं आपको बता रखा हूँ, हर प्रैक्टिस सेट में ऐड भी करता हूँ इसका प्रश्न, क्योंकि आपको रेलवे जैसी परीक्षा या फिर एसएससी में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर बीच में दिया तो आपको पता है, जैसे बीच के स्थान पर बाकी की संख्या कैसे लिखना है, मतलब लिखी आपको पता करना होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 18 लिखा है और यहाँ पर 20 लिखा, तो ये संख्या कैसे लिखी इनका पता करके फिर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 20 का पता करेंगे। तो 20 को पता करने के लिए आसपास की संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 20 मिले। तो सबसे पहला तरीका है कि हम सभी को जोड़ लेते हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, और 10 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो 12, और 12 में 8 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएंगे, और 20 यहाँ पर लिखा है। तो ये जोड़ने पर हमें मिल गया है। अब सेम लॉजिक हम दूसरी आकृति में भी लगाएंगे। तो यहाँ पर 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 6 को जोड़ेंगे तो 19, और 19 में 6 को जोड़ेंगे तो 25 हो रहे हैं। अब यहाँ पर जोड़ने पर 25 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 18 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक नहीं लगेगी, जोड़ने वाला नहीं लगा है। तो अब हम क्या करते हैं, गुणा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनस करने पर भी हो सकता है, लेकिन माइनस करने पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक काम क्या करते हैं, हम गुणा करके देखते हैं। अब गुणा कैसे करेंगे, तो आमने सामने वाली संख्या को गुणा करेंगे, जिससे अब यहाँ पर 4 और क्या करेंगे, 8 का गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 4 और 8 का गुणा करते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 और 8 को गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो 8 और 4 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। और सेम तरीके से यहाँ पर 6 और क्या करते हैं, 6 और यहाँ पर 2 को भी गुणा करते हैं। तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा, 12 आ रहा। अब यहाँ पर 32 12 और यहाँ पर 20 है, तो इनको ऐसा क्या करेंगे कि 20 मिलेंगे। तो आपको अगर यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे 32 में से 12 को, तो यहाँ पर हमारे पास 20 मिल जाएंगे, ठीक है। कितने, 20 मिल जाएंगे, और 20 यहाँ पर दिया है। अब सेम लॉजिक वापस हम यहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले आमने सामने के गुणा करेंगे, तो 8 छंग कितने होते हैं, तो 8 छंग 48 होता है। कितना होता है, 48। और यहाँ पर 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 5 छंग कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने 30 भी ले आए, जिसे यहाँ पर माइनस किया, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे। 48 में से 30 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना बचेगा, 18 बचेगा, और 18 भी यहाँ पर दिया है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ही तरीके से दोनों संख्या मिल गई है, और तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर संख्या बता देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में हमने एक ही लॉजिक लगाया है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना होगा, 18 होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो 4 तिरिया कितना होंगे, 12 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस हिसाब से 6 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 6 दिया हमें, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप विलुप्त संख्या पता करो तो आपको सेम लॉजिक लगाना, ठीक है, ना कि आपको यहाँ पर अपने अपने मन से, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ के 20 लाया था, यहाँ पर आप गुणा करके ले आओ, ऐसा नहीं करना। फिर यहाँ पर क्या करोगे आप, तो इसीलिए आपको सेम लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या समूह को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या दी है 4 विकल्पों में, और यहाँ पर हमारे पास 3 एक जैसी एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर संख्या लिखी, तो यहाँ पर हम अलग कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर 1 3 5 9, 4 5 4 13, 2 5 7 14, 5 3 2 9, मतलब संख्या सभी में विषम सम लिखी हुई मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी विषम दिख रही है, यहाँ पर सारे के सारे में विषम दिख रही है, तो क्यों ना हम इस ऑप्शन को लगा सकते हैं क्या, तो हाँ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हम अभाज्य भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सारी की सारी विषम संख्या लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए उस हिसाब से हो सकता है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था वो ये वाला नहीं था, सही जवाब इसका ये नहीं था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या था, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं
कैसे देखेंगे, तो ये जो पीछे वाली संख्या जैसे यहाँ पर 9 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी को प्लस करते हैं, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर इन सभी को प्लस करने पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे इन सभी को प्लस करेंगे तो 8 5 13 हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 13 हो रहे हैं, और इनको आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी हमारे पास कितने हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 4 इनको प्लस करने पर 9 हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 9 हो रहे हैं, और इनको प्लस करेंगे तो 4 5 9 9 4 13, यहाँ पर 13 हो रहे हैं, तो ये भी सही है, सभी को प्लस करने पर हो रहा है। फिर इन सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 7 कितने हो जाएंगे, 2 5 7 7 7 14, तो यहाँ पर भी 14 हो रहे, इस तरीके से ये भी है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 8, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 11, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 9 लिखा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, इस हिसाब से ये वाला सही हो रहा है, ठीक है। अगर प्लस करने पर हमें यहाँ पर 11 मिल रहा है और बाकी में सभी में यहाँ पर पीछे वाली संख्या मिली, लेकिन इसमें नहीं मिली है, और इसी को यहाँ पर जो एग्जामिनर है इसको सही माना था, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पर विषम संख्या से इसे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विषम सम मिक्स भी है, तो यहाँ पर जो सही जवाब जो माना था परीक्षा में वो इसे माना था, यहाँ पर योग करके इसको माना था, तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए वैसे तो मैंने यहाँ पर इनका लॉजिक देख रहा था तो मुझे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा था, लेकिन फिर मैंने इसका आंसर देखा तो वहाँ पर डी निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि डी कैसे हो सकता, फिर मैंने सोचा कि हाँ दूसरी लॉजिक लगाया, तो जो ये लॉजिक मैंने लगाया इस हिसाब से इसने डी को माना था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रदीप को ठीक से याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद है, जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस न तो 22 अप्रैल और न ही उसके बाद हुआ है, तो उसकी माँ का जन्मदिन कब हुआ ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न बड़ा ही आसान होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसको सही नहीं कर पाते हैं। तो कैसे सोल्व करना है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है पहले दिया और बाद दिया है, तो आपको एक तरफ पहले को लिख लेना एक तरफ बाद को लिख लेना। तो मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पहले को लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पहले को लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये पहले वाले को लिखूंगा, ठीक है। चलो मैं पहले का पी लिख देता हूँ, ये पी है तो ये पहला है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बी लिख रहा हूँ तो ये बाद है, यहाँ पर बी है मतलब ये बाद है, ठीक है, तो ये बी है और ये पहले वाला है। अब नीचे भी वैसा की वैसा, यहाँ पर भी क्या करेंगे वैसा की वैसा लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए जैसे अब यहाँ पर हम प्रश्न को पढ़ेंगे। अब प्रश्न करें कि प्रदीप को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले, तो 23 अप्रैल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 23 अप्रैल लिख देता हूँ, ये 23 अप्रैल है, ठीक है, ये क्या है 23 अप्रैल है, अप्रैल का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 23 अप्रैल, ठीक है, ये 23 अप्रैल है, ये 23 अप्रैल, 23 अप्रैल से पहले की जगह लिखा, और परंतु 19 अप्रैल के बाद, तो 19 अप्रैल के बाद मतलब यहाँ पर मैं 19 लिख देता हूँ, और ये भी 19 अप्रैल ही है, ठीक है, ये भी 19 अप्रैल है, ये भी क्या है 19 अप्रैल ही है। अब 19 अप्रैल के बाद अब आगे देखिए, आगे क्या करा, आगे करा कि जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस न तो 22 अप्रैल और न ही उसके बाद है, मतलब न तो 22 अप्रैल और न ही उसके बाद है। तो इसका कहना है कि 22 अप्रैल को तो होगा ही नहीं, ठीक है, 22 अप्रैल को तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल के बाद कहा था, इसका कहना है कि न तो 22 अप्रैल, मतलब यहाँ पर मैं इसके बाद क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 22 अप्रैल आ जाएगा, ठीक है, ये 23 से तो ये 22, लेकिन इसका कहना है कि 22 अप्रैल को भी नहीं है, ठीक है, 22 अप्रैल को भी नहीं है और नहीं उसके बाद भी, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं उसके बाद हुआ, नहीं उसके बाद हुआ है, ठीक है, तो फिर कब हुआ होगा, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 19 से 22 अप्रैल को भी नहीं है और उसके बाद भी नहीं, इसका मतलब ये कि 23 को तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद भी नहीं हुआ, तो उसकी माँ का जन्म दिवस कब हुआ, यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल को न तो 22 अप्रैल को नहीं उसके बाद, मतलब ये दोनों डेट तो हट जाएगी। अब यहाँ पर बीच में क्या बचा, तो आप कहोगे 19 से, इधर क्या आ जाएगा, तो 19 से 20 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर हमारे पास दो संख्या बची है। अब हमें यहाँ पर बताना कि 19 के, यहाँ पर क्या कहा था कि 19 के बाद मतलब ठीक है 19 के बाद 20 हो सकता है और 20 के बाद 21 भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं 19 के बाद। कौन से, ये दोनों, क्योंकि देखिए 22 को तो इसने कहा ही नहीं है कि होगा ही नहीं, 23 को भी नहीं होगा, तो फिर ये दोनों हो सकते हैं, या तो 21 को होगा या उसका 20 को होगा, ठीक है। तो क्या हम 20 को बता सकते हैं, नहीं। क्या हम 21 को बता सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि इसने 20 को है क्या 21 को है, तो या तो 20 या 21 को है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी रेलवे स्टेशन पर पूनम से एक व्यक्ति ने कहा कि नई दिल्ली के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, 1 घंटे मतलब एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है और अगली ट्रेन निर्धारित समयानुसार 6 बजे जाएगी। तो उस व्यक्ति ने सूचना
पूनम को कितनी बजे दी है, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये हमारा घड़ी वाला प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए टाइम का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक तो ट्रेन गई और ट्रेन कब जाएगी, दो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखना। जैसे एक तो यहाँ पर मैं गई मतलब यहाँ पर ट्रेन गई होगी, ये गई वाला है, और यहाँ पर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जाएगी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं जाएगी लिख देता हूँ, ये हमारा जाएगी हो गया, ठीक है। एक तो ट्रेन जाएगी, यहाँ पर देखिए एक तो ट्रेन गई है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा था कि प्रत्येक 2.5 घंटे के लिए ट्रेन जाती है, तो एक तो गई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गई लिख देता हूँ, ये ट्रेन गई वो आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगी वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन जो जाएगी, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए। किसी रेलवे स्टेशन पर पूनम से एक व्यक्ति ने कहा कि नई दिल्ली के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे मतलब आपको पता होगा 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, तो एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई, मतलब एक ट्रेन जो है 40 मिनट पहले गई, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं इसको हटाता हूँ, अभी इसको इतना हटाता हूँ, और इसका कहना है कि और अगली ट्रेन निर्धारित समय अनुसार 6 बजे जाएगी। तो ये हमें एक पॉइंट मिला है कि जो 6 बजे जाएगी, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। तो 6 बजे जाएगी, तो 6 बजे मतलब जाएगी वो समय में यहाँ पर लिखता हूँ, कितने बजे जाएगी, 6 बजे जाएगी, ठीक है। अब इसका कहना ये है कि यहाँ पर एक ट्रेन 40 मिनट पहले निकल गई थी, 40 मिनट पहले निकल गई, वो कितने मिनट पहले निकली थी, 40 मिनट पहले। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए, और इसका ये भी कहना है, यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक 2.5 घंटे में ट्रेन जाती है। अब प्रत्येक 2.5 घंटे में ट्रेन जाती है, तो प्रत्येक 2.5 घंटे में जाती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 6 बजे जाएगी प्रत्येक 2.5 घंटे में, तो अगली ट्रेन कितने बजे जाएगी, 6 बजे। तो 6 बजे में से हम क्या करेंगे, 2.5 घंटे को माइनस कर लेंगे, तो जो गई वो ट्रेन निकल जाएगी, ठीक है। तो 6 घंटे में से क्या करेंगे, 2.5 को माइनस करेंगे। 2.5 को माइनस करना मतलब 2.5 घंटे को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको हो गए 3:30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3:30 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 3:30। यहाँ पर मैं कितने घंटे को माइनस कर रहा हूँ, 2:30 को माइनस कर रहा हूँ। 2:30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। 3 बज के आ जाएगा या 4 बज के, तो आपको 3 बज के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि आधा घंटा हटा इसलिए 3 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको माइनस कर लिया, क्योंकि ये गई इतने बजे गई होगी, क्योंकि इसने कहा था कि प्रत्येक ट्रेन 2.5 घंटे में जाती है, तो ये 2.5 घंटे में जाती है, तो ये इसका कहना है कि जो अभी जाएगी वो 6 बजे जाएगी। तो पहली ट्रेन कब गई थी, तो वो 3:30 बजे गई थी। अब इसका ये कहना कि एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई, तो उसने पूनम को कब बताया था, 40 मिनट पहले, मतलब 40 मिनट बाद बताया है। तो ट्रेन 3:30 को चले गई थी, लेकिन वो कह रहा है कि एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, +40 कर देंगे, +40 कर देंगे। तो +40 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 40 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4:10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4:10। तो जो उसने उस आदमी ने कहा पूनम को, वो कब कहा है, तो वो 4:10 पे कहा है, क्योंकि जो ट्रेन थी वो 3:30 को चले गई थी, और उसने क्या कहा था कि 40 मिनट पहले गई। इसका मतलब ये है कि इसमें जोड़ना ही था, तो हमें ये पता करना था कि ट्रेन कब गई थी। तो ये हम ये कैसे पता करा, तो इसने कहा कि अगली ट्रेन 6 बजे जाएगी, तो 6 बजे जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसने कहा था कि हर 2.5 घंटे में जाती है, तो 2.5 घंटे में जाती है, तो इधर भी आगे जाने के लिए 2.5 घंटा हम प्लस कर लेते, और पीछे जाना है तो माइनस कर लिया। तो यहाँ पर जो पूनम को इस व्यक्ति ने कितने बजे की सूचना दी है, तो वो 4:10 दी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब प्रश्न में 13 दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न, तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों तरीके आपको बता रखा। पहला क्या है कि यहाँ पर हम दिशा के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह बनाते हैं और यहाँ पर हम दिशा बनाते हैं। जैसे ऊपर की ओर क्या होता है, तो आपको पता है उत्तर होता है, और नीचे की ओर क्या है, तो वो दक्षिण है, और राइट में पूर्व होता है, ये भी आपको पता है, और लेफ्ट में पश्चिम है, ठीक है। ये दिशा तो आपको पता है। अब इसके बीच में सहायक दिशा होती है, जैसे इस साइड वाली उत्तर पूर्व हो जाएगी, इस साइड वाली हमारी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। यहाँ पर दक्षिण पूर्व होगी और इधर वाली हमारी उत्तर पश्चिम होगी, ठीक है। ये सहायक दिशा है। और एक तरीका हमारा कौन सा हो जाएगा, तो एक तरफ हम वामावर्तों को लिखेंगे और एक तरफ हम यहाँ पर क्या करेंगे, दक्षिणावर्तों को लिखेंगे। तो 2 तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहला तरीका ये वाला लगा लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। यहाँ पर दक्षिण की ओर आपको याद रखना है। उसके बाद वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, तो यहाँ पर वामावर्त के नीचे हम क्या करेंगे, 135 डिग्री लिखेंगे। ये हमने 135 डिग्री लिख लिया। और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री है दक्षिणावर्त में, ठीक है। तो ये 180 डिग्री लिख लिया। अब उसका मुख
किस दिशा की ओर है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर और नीचे होता तो घटा के हम क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं, लेकिन नीचे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम सीधे घटा लेंगे। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना है बराबर, तो 180 में से यहाँ पर क्या करेंगे, 180 में से 135 घटाएंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, कितना, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री हमें घुमाना है, तो किस तरफ घुमाएंगे, जो बड़ा होगा उस तरफ। तो बड़ा कौन है, तो बड़ा हमारे पास यहाँ पर 180 डिग्री, तो जो भी बड़ा होता है उस तरफ भी हम घुमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े तरफ घुमाएंगे 45 डिग्री। अब कहाँ से घुमाएंगे, तो दक्षिण दिशा से घुमाएंगे, क्योंकि ये दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण दिशा कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण की ओर से हम क्या करेंगे, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे। दक्षिणावर्त मतलब दाया। तो इसका दाया किधर होगा, तो आप कहोगे जो इसका दाया है वो किधर हो जाएगा, तो अगर ये दक्षिण की तरफ है, आप पीछे की ओर झुक जाओगे तो पीछे की ओर मुड़ जाओगे, तो आपका दाया किधर हो जाएगा, तो आपका दाया इस साइड हो जाएगा। तो इस साइड इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री घुमाएंगे। तो 45 डिग्री घूमेगा तो वो इतना घूमेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी, ये इतनी सारी, ये पूरी की पूरी यहाँ की जो डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये इतना इसका जो यहाँ पर डिस्टेंस है कितना है, ये 90 डिग्री का है, लेकिन हमें यहाँ पर 45 डिग्री घुमाना, तो 45 डिग्री आधा हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री आधा हो गया, तो ये 45 डिग्री घुमाना पर ये यहाँ पर चले गया। अब यहाँ पर चले गया, तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा हमारी दक्षिण पश्चिम है। कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, दक्षिण पश्चिम। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करो, हम तो यहाँ पर डायरेक्ट इस दिशा के हिसाब से कर लेते, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, इसका कहना कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, ये दक्षिण की ओर मुख करके यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, इतना तो आपको पता है, ये कह रहा है प्रश्न। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, तो यहाँ पर इधर खड़ा है। अब वामावर्त किधर हो जाएगा, वामावर्त का मतलब होता है बाएं। अब इसका बायां किधर होगा, तो दाया इसका इस साइड होगा और बायां इसका इस साइड होगा। ठीक है, तो दाया बायां तो इसका मिल गया है। अब वामावर्त पहले 135 डिग्री घुमा, तो वामावर्त मतलब बायां, तो यहाँ से देखिए इतना घूमेगा तो कितना जाएगा, तो ये तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो गया, 45, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो रहा, तो यहाँ पर 90 डिग्री। हमें 135 डिग्री घुमाना है, तो यहाँ पर और आगे जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 45, 90 और 45 टोटल यहाँ पर 135 डिग्री घूम चुका है। ठीक है, ये कितना हो गया, तो 135 डिग्री। कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 135 डिग्री घूम चुका है। ठीक है, कितना, 135 डिग्री। और 135 डिग्री घूमने पर ये कहाँ पर चले गया, यहाँ पर चले गया। यहाँ से 135 डिग्री यहाँ तक गया। फिर आगे ये कह रहा है कि और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब आपको पता है 180 डिग्री का मतलब क्या है, जस्ट उसके सामने होता है। घड़ी में 180 डिग्री का कांटा कब बनता है, जब कांटा 12 और 6 पे रहता है। एक घंटे का कांटा मान लो 6 पे और मिनट का 12 पे, तो वो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब आमने सामने, मतलब 180 डिग्री का कोण होता है। 180 डिग्री का कोण आमने सामने होता है। तो अगर ये यहाँ पर है तो 180 डिग्री घूमेगा, चाहे ये वामावर्त घूमे या दक्षिणावर्त घूमे। 180 डिग्री में ये कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ही आएगा। और यहाँ पर आएगा तो ये दिशा कौन सी, इसकी दक्षिण पश्चिमी है। तो आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, दो में से कौन सा तरीका ये आपके ऊपर है। तो यहां पर देखिए 180 डिग्री घूमने पर भी वही आ रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 5 डिब्बों पर ए बी सी डी और ई अंकित है और वे अलग अलग वजन के हैं। डिब्बा ए डिब्बा ई के भारी है, लेकिन डिब्बा सी से हल्का है। मतलब ये बैठक अवस्था वाला है, क्रम में बैठाना है इसको। तो ये मैंने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 डिब्बे हैं। ठीक है, 5 डिब्बे पर ए बी सी डी और ई अंकित है। तो मतलब ए बी सी डी वाले 5 डिब्बे हैं। अब इसका कहना है कि और वे अलग अलग वजन के हैं, मतलब सभी के अलग अलग वजन भी है। अब आगे प्रश्न करें कि डिब्बा ई से भारी है लेकिन सी से हल्का है। मतलब देखिए ये डिब्बा ए है। ठीक है, ये डिब्बा ए है, ये जो डिब्बा ए है। ठीक है, और डिब्बा ई से भारी है, ई से भारी है लेकिन सी से हल्का है। ई से भारी है डिब्बा जो ए है। ठीक है, ए जो ई से भारी है, तो यहाँ पर ई से भारी बना लेता हूँ, ये ई हो गया है। ये ई से तो भारी है लेकिन कह रहा है कि सी से हल्का है। तो सी से हल्का तो सी से बड़ा होगा, भारी होगा। तो यहाँ पर देख लो, डिब्बा ई से भारी है लेकिन सी से हल्का है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इससे भारी इससे हल्का, बड़ा देखो, बड़ा को या हल्का को एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे पढ़िए, आगे करा कि डिब्बा सी से भारी है लेकिन डिब्बा बी से हल्का है। अब यहाँ पर देखिए जो डिब्बा डी है ये डिब्बा सी से भारी है। डिब्बा डी है, डिब्बा सी से भारी है लेकिन डिब्बा
लेकिन डिब्बा यहाँ पर देखिए, लेकिन डिब्बा बी से हल्का है। इसका मतलब यहाँ पर सी से भारी कौन है? डिब्बा डी है। सी से भारी कौन है? डिब्बा डी है, लेकिन बी से हल्का है। बी से हल्का, इसका मतलब बी से और भारी ऊपर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सभी को बना लिया। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्योंकि देखिए डिब्बा ए, डिब्बा इससे भारी है तो इससे भारी दिख रहा है, लेकिन सी से हल्का तो सी से हल्का भी दिख रहा है। डिब्बा डी सी से भारी है तो सी से भारी है, लेकिन बी से हल्का तो बी से हल्का भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो क्रमशः सबसे भारी और सबसे हल्का कौन है? सबसे भारी और सबसे हल्का कौन है? तो आप कहोगे सबसे भारी बी है। यहाँ पर देखिए सबसे भारी बी है और सबसे हल्का ई है। तो यहाँ पर हमें बी और बी ऑप्शन में देखना है, बी और ई ऑप्शन में देखना है। तो ये ऑप्शन में देखिए बी और ई कहाँ पर है? तो बी और ई ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डिब्बा बी, डिब्बा तथा ई। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला? डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान है, यहाँ पर बस हमें जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा इनको रखना है, ठीक है। तो मैं एक ही तरीका बताता हूं आपको, इस क्रम में रख लेना, भारी कहे, बड़ा कहे, छोटा कहे, कुछ भी कहे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द स्टडी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ये हमें प्रश्न पूछा। ये मैंने जस्ट पिछले बारे प्रैक्टिस सेट में इसका तरीका बताया था कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या स्टडी है, तो सबसे पहले हमें स्टडी को लिखना होगा और स्टडी को लिखने के बाद इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एबीसीडी में इनमें से कौन आएगा? तो आपको डी आएगा, और डी के बाद यहाँ पर कौन आएगा एबीसीडी में? तो आपको एस आएगा, तो एस को लिख लेंगे। फिर क्या आएगा? टी आएगा, फिर यू आएगा, फिर वाई आएगा। अब इसका कहना है कि कितनों का अपरिवर्तित रहा। तो यहाँ पर एस तो परिवर्तन हो गया, ये भी इसके सामने नहीं है, परिवर्तन हो गया, ये भी परिवर्तन हो गया, ये भी परिवर्तन हो गया, लेकिन ये वाला वहीं की वहीं है। जैसे ये भी लास्ट में था तो लास्ट में आया। तो एक यहाँ पर ऐसा है जो परिवर्तन नहीं हुआ, एक अपरिवर्तित है। तो एक ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।